यहाँ सोलारिस क्लब में हम रविंद्रनाथ पांडे सर से बात कर रहे हैं। एनएससीसी यूट्यूब के माध्यम से हम जो टेनिस कोच हैं उनका हम स्वागत करते हैं और अभी पांडे सर से मुलाकात करते हैं। नमस्ते पांडे सर। नमस्कार। सर, आप जो टेनिस क्षेत्र से बहुत दिन से, तो आपके बारे में आप बता सकते हैं क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है और कभी से आपने स्टार्ट किया और आपका लगाव कैसे चालू हो गया? मैं बनारस से हूँ प्रॉपर। हाँ। मैं बनारस में ही टेनिस खेलता था। हम्म। तो वहाँ से मेरा काफ़ी अच्छा लगा टेनिस। तो फिर पहले मैंने एज ए करियर लिया, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने देखा करियर नहीं कर सकता, तो फिर मैं एज ए कोच स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफेशनल कोचिंग स्टार्ट की बॉम्बे में प्रैग टेनिस से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में गया, टीम टेनिस में था। और लास्ट 8 ईयर्स से मैं सोलारिस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। टोटल कितने साल हो गए? लगभग मुझे 10 to 12 ईयर्स हो गए। सर, अभी आप सोलारिस से जुड़े हैं 8 साल से, और सोलारिस का अभी जो क्लब है पूना में बहुत ही मान्यवर क्लब ऐसा बोला जाता है, और आपके सोलारिस के माध्यम से आप प्रदेश में भी जाते हैं। हाँ। तो आप ये अभी इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि प्रदेश का जो देश में जाते हैं उसके हिसाब से एज के ऊपर समझो अंडर 10 है, अंडर 12 है, अंडर 14 है, अंडर 16 और 18 और ओपन ग्रुप, तो इसके हिसाब से क्या क्या डिफरेंस लगा आपको? वहाँ और यहाँ के मेन कौन से देश में गए थे? मैं स्पेन गया हूँ, बार्सिलोना में। या तो वहाँ पे मैं एलीट टेनिस एकेडमी करके, तो वहाँ पे मैं गया था 45 डेज के लिए कोचिंग का कोर्स करने और कुछ बच्चों को लेके। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला वो ये था कि हमारे यहाँ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है प्लेयर्स के ऊपर। तो नॉर्मली बच्चे क्या रहते हैं कि 10, 12, 14 तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जैसे ही 16, 18 ईयर्स के होते हैं तो 10th में उनका 1 साल का ब्रेक हो जाता है, 2 साल का। फिर सेम चीज़ 12th में भी होता है। उसके बाद प्लेयर जो है जो टॉप रैंकिंग में है वो भी कम बैक नहीं कर पाते जल्दी। उसके बाद हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी काफ़ी प्रेशर होता है। पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं बच्चों के बीच में, फिर कोचेज़ के बीच में, तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। ये 2 डिफरेंस आप बता रहे हैं। हाँ। तो उसके साथ वहाँ का जो टेक्निक और टैक्टिक, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हाँ, उनकी टेक्निक काफ़ी एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वो काफ़ी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं कोचिंग के देते समय, जो हमारे यहाँ पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार अगर हम टेक्निक किसी इक्विपमेंट का यूज़ करने जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है यार ये फालतू की चीज़ें करा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बच्चों के साथ। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स का इंटरफेयर बहुत ही कम रहता है। नॉर्मली कैसा है कि बच्चा और कोच ये 2 लोग ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता सकते हैं कि कौन सा टेक्निक वहाँ यूज किया जाता है और यहाँ नहीं होता? ऐसा कुछ 2-4 इंफॉर्मेशन एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब वहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ों का होता है। फिटनेस पे वहाँ पे बहुत लोग ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ अभी भी फिटनेस को उतना महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंट। नॉर्मली कैसा है, हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे समझते हैं कि हम आके टेनिस खेल लिए 2 घंटे 3 घंटे तो हमारा हो गया। जबकि वहाँ पे कैसा है कि अगर आप 2 घंटे टेनिस खेलते हो तो भी कम से कम 1 to 1.5 आवर फिटनेस वो करते ही करते हैं। वो वीक में अगर 2 दिन टेनिस मिस हो गया तो चलेगा, बट फिटनेस मिस नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ उसका अपोजिट है, मतलब फिटनेस का कोई वो नहीं है, सिर्फ टेनिस ही खेलना ही है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है हमारे उसमें, क्योंकि जब मैचेस 3 घंटे 4 घंटे के चलते हैं, लंबे मैचेस चलते हैं, तो उस समय फिटनेस रहता ही नहीं है। तो अच्छा खेलते हुए भी वो प्लेयर हार जाता है जिसके पास फिटनेस नहीं है। सर, अभी सोलारिस क्लब में टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, उसके साथ स्विमिंग भी है, तो एक 3-4 आइटम जो है उसके साथ टेनिस है, स्केटिंग है, तो उस टेनिस के लिए ये फ़ायदेमंद है कि कैसा है, यानी और कैसा फ़ायदा होता है ये बता? देखिए, नॉर्मली कैसा है कि ये सारे एक्टिविटी अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, पवार सर का बहुत ही अच्छा विजन है कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया हुआ है, जो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में लगभग कहीं नहीं है। यहाँ पे मतलब प्लेइंग कार्ड नहीं है,
आपको बार रूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स है। तो यानी कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा अपने अगर किसी को लेके आता है यहाँ पे, तो उसको सिर्फ स्पोर्ट्स ही मिलेगा यहाँ पे। अगर उसको टेनिस पसंद है तो वो टेनिस में डाल सकता है, बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन में, स्केटिंग पसंद है तो स्केटिंग में, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो, जूडो, ऐसे करके किसी भी एक स्पोर्ट्स में डाल सकता है। या पहले एक एक स्पोर्ट्स में डाल के 1-1 महीने 2-2 महीने ट्रायल ले सकता है, फिर उस बच्चे को जो पसंद आया उसमें वो अपना करियर देख सकता है। यानी कि करियर के लिए ये क्लब बहुत ही अच्छा है। राइट। सर अभी समझो ये टेनिस का ही ना ये लिए सोचा, तो उसके बारे में आपके माध्यम से अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी कि जो ग्रैंड स्लैम्स से, तो ये बच्चों का फ्यूचर क्या है, इंडियन जो प्लेयर्स है उनका फ्यूचर क्या रहेगा आया अगले 5 साल में, अगले 10 साल में? देखिए फ्यूचर का क्या है कि यहाँ पे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, बट प्रॉब्लम फंस जाता है फाइनेंशियल। हमारे यहाँ क्या 2 चीज़ें होती है, या तो बच्चा बर्न आउट हो जाता है या तो पेरेंट्स बर्न आउट हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर उतना टैलेंट नहीं होता है, बट पेरेंट्स उसके पीछे इतना पुश करके खिलाते हैं कि उसका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होता है। उसको लगता है कि यार ये तो एक पनिशमेंट हो गया है मेरे लिए। यानी अगर 6 दिन बच्चा खेल रहा है टेनिस और एक दिन उसका आने का मन नहीं है, उसको रेस्ट लेना है, फिर भी पेरेंट्स खींच के ले जाते हैं कि नहीं चलो टेनिस खेलने के लिए, तो वो उनको एक पनिशमेंट की तरह लगने लगता है। सेम होता है पेरेंट्स के साथ कि बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कि कहीं टूर्नामेंट दूर के लेके जाए खिलाने के लिए। तो वो भी एक प्रॉब्लम है अपने यहाँ। और स्पॉन्सरशिप या फाइनेंसर इतनी जल्दी टेनिस में नहीं मिलता कोई भी, क्योंकि एक इंडिविजुअल गेम है, इसलिए इतनी जल्दी स्पॉन्सर भी नहीं मिलते। तो अगर स्पॉन्सर कहीं मिल जाए जो सपोर्ट कर सके जो बच्चे खेलना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि उसमें थोड़ा सा सोशल सपोर्ट मिला या गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला या कौन से भी माध्यम से इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला, तो टेनिस में बहुत कुछ बदलाव आगे चल के मिल सकते हैं। जरूर, आगे चल अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं, ऐसा आपका सुझाव है, आपका अनुमान है? बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन है कि अभी ये जो सोलरिस में टेनिस चलता है, पूना में, डेक्कन में, PYC में, फर्ग्यूसन में, तो यहाँ पे जो टोटल ऐसा यूनिटी वाइज ऐसा सिस्टम क्या है कि एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे के साथ खेले या एक दूसरे के साथ टेक्निक के बारे में, टैक्टिक के बारे में शेयर आउट हो जाए, तो उसके बारे में क्या पवार साहब का या आपका या ऐसा कुछ सिस्टम है? एक्चुअली पवार सर का तो बहुत ही सोचना अच्छा रहता है। वो तो सोचते हैं कि यहाँ कोई भी आए, कोई भी कहीं पे भी जाके खेले, बच्चों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मली जो कोचेज़ हैं वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का बच्चा जो है डेक्कन जाके खेले या डेक्कन का इधर आके खेले, PYC का डेक्कन चला जाए या कोई उधर का लॉ कॉलेज चला जाए। उनको डर लगा रहता है कि कहीं हमारा बच्चा एक दिन खेलने गया फिर वहाँ पे ही ना ज्वाइन कर ले। तो ये प्रॉब्लम रहता है, जैसे एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होता। हाँ, अभी यहाँ पे समझो कुछ बाहर के भी कोचेस आते हैं। अभी मैंने देखा कि एक कोच भी थे, आदित्य मडकेकर सर जो है, तो उनके साथ क्या ताल्लुकात रहते हैं आपके इंस्टीट्यूट के? नहीं देखिए, हमारा कैसा है कि हमारा पहले से ही कई साल पहले से ही एक था कि हम सुबह में तो एकेडमी चलाते हैं, मॉर्निंग 6 to 9, फिर इवनिंग में है हमारा 3 to 8 चलता है एकेडमी। फिर हमारा तो जो समय खाली है उसमें जो प्रोफेशनल बच्चे हैं जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, जिन्होंने चूज़ कर लिया है कि मुझे अपना करियर टेनिस में ही करना है, जो दोपहर में भी आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने टाई अप इनके साथ किया है कि सुबह 9 to 3 o'clock तक ये अपनी एकेडमी रन करेंगे प्रोफेशनल बच्चों के साथ। कि ओपन अप पॉलिसी है जिसकी वजह से टेनिस को ही फायदा हो जाए। हाँ, यानी कि कौन किसी तरह का पॉलिटिक्स न हो जाए और बच्चा। धन्यवाद सर, ये आपने जो यूट्यूब चैनल NSCC स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को आपका इंटरव्यू किया, आपका टाइम दिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।